free. We are going to stand with you. जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। आंखें मर्द से के तन ढके स्त्री, नजर उसकी गंदी, पर्दा करे स्त्री। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स। हिजाब को लेकर आज दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। भारत में एक वर्ग इस पर बैन की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा वर्ग बैन के विरोध में खड़ा हुआ है। इस्लामिक देश ईरान में तो हालात बेकाबू हो गए हैं। Free. We are going to stand with you. जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। जिस तरह दुनिया हिजाब पर दो धड़े में बट गई है, उसी तरह हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बट गया। दो जजों की पीठ ने अलग अलग निर्णय सुनाया। एक जज साहब का कहना है कि हिजाब पर प्रतिबंध का इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि बच्चों या बच्चियों के लिए सबसे पहली और जरूरी शर्त शिक्षा है, एजुकेशन है। दूसरे जज साहब ने कहा कि क्या हिजाब ना पहनने से किसी की धार्मिक भावना आहत हो सकती हैं? वो खुली हवा में सांस लेना चाहती है, वो अपने पंखों से उड़ना चाहती है, वो दुनिया देखना चाहती है। सबसे ज्यादा वो खुद फैसले करने की आजादी चाहती है। वो चाहती है कि वो क्या पहने या ना पहने। वो चाहती है कि वो क्या करे या ना करे। वो चाहती है कि उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। कुल मिलाकर वो अपने हिसाब से जीने की आजादी चाहती है। ये हम बात कर रहे हैं औरत की, जो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। जिंदगी में अलग अलग समय पर हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी और फिर समाज के प्रति जवाबदारी। हर स्त्री की कुछ ऐसी ही है कहानी। भले ही समाज में कहा जाता हो कि लड़का लड़की एक समान है, दोनों को बराबरी का दर्जा है, लेकिन बात जब पहनावे पर आती है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि लड़के हैं वो तो खुला घूमेंगे, लड़कियां मुंह ढकेंगी। हम बात कर रहे हैं हिजाब की, वही हिजाब जिस पर आजकल आम से लेकर खास हर कोई चर्चा कर रहा है। हिजाब कहने को तो एक कपड़ा भर है, लेकिन इसका सांकेतिक रूप माना जाए तो इससे कहीं बढ़कर है। हिजाब प्रतिबंध, बंदिशों और पराधीनता का प्रतीक है। ये प्रतीक है समाज के उस ढांचे का जो आज भी लड़कियों को घरों में ही कैद करना चाहता है। ये प्रतीक है उस सोच का जो आजादी पर एक हमला है। हिजाब को लेकर दुनिया भर में दिख रही दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुस्लिम राष्ट्र ईरान की है, जहां हिजाब के विरोध में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष भारत की तस्वीर है, जहां हिजाब को बैन किए जाने पर कुछ छात्राएं विरोध कर रही हैं। है ना अजीब बात? क्योंकि ईरान जो महिलाओं पर बंदिशें लगाने के लिए जाना जाता है, वहाँ महिलाएं मुखर होकर विरोध में हैं, तो दूसरी तरफ भारत जो सभी को बराबरी का हक और आज़ादी देता है, वहाँ हालात बिल्कुल उलट हैं। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद 10 महीने बाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा। कॉलेज से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक राय न बनने पर इसे बड़ी बेंच को भेजा गया है। हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में एक राय नहीं बन सकी है। अब इसे नई बेंच को सौंपने का फैसला सीजेआई यूयू ललित को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुरुवार को फैसला सुनाया तो 2 जजों की बेंच की इस मामले पर राय अलग अलग थी। 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। जहां एक और जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया, तो वहीं जस्टिस गुप्ता ने हिजाब बैन के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब
इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इस पर विचार की जरूरत ही नहीं थी। वहीं जस्टिस गुप्ता ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले से 11 सवाल पूछे। जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह मामला अनुच्छेद 14 और 19 से जुड़ा हुआ है। वहीं जस्टिस गुप्ता ने अनुच्छेद 19, 21 और 25 का हवाला दिया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि आखिरी सवाल तो यही है कि लड़कियों की जो शिक्षा है वो सबसे अहम है और वो दिमाग में रखना चाहिए। वहीं गुप्ता ने कहा कि क्या हिजाब पहनना और इसे प्रतिबंधित करना धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। इससे पहले हिजाब बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि सर्कुलर के तहत सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत दी गई है। वहीं याचिका के वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी कि राज्य सरकार का सर्कुलर गैर संवैधानिक और अवैध है। ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। इस वर्डिक्ट में के बाद दोनों जजेज ने इस मैटर को लार्ज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में भेजा है टू कॉन्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट बेंच। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बेंच बनाएंगे वो 3 जजेज बेंच होगी या 5 जजेज बेंच होगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए कि जो नई बेंच आएगी उसके समक्ष पूरी सुनवाई होगी फिर से, और नई बेंच का जो फैसला होगा उसी फैसले से हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। फैसला आने की देर थी, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी ने जहां हिजाब को महिलाओं की आजादी पर हमला बताया और विरोध करने की बात की, तो वहीं इस फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसका स्वागत किया। कांग्रेस ने कहा कि आगे भी ये मामला कोर्ट का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। ऐसे ही जीवन करना, इसी भगवान को अपमानना, इसी रूप से इसी होली बुक को मानना, ऐसा कभी भी इस मिट्टी का चिंतन है नहीं। इस कारण से पहले ही भारत में ऐसा सोच आ चुका था। अभी सारे वर्ल्ड इस सोच को, इसका सोच के बारे में वो लोग सोच कर प्रोटेस्ट कर रहा है, और हिजाब का बारे में, बुर्का के बारे में कर्नाटक का क्या बोला। तो मगर फाजिल जजेस ने एक अलहदा अपना फैसला दिया है, मगर एक बात समझने की जरूरत है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है, ये खुद एक बड़ी अच्छी बात है। तो पहले बात यह है कि कर्नाटक गवर्नमेंट का जो पूरा दावा था और उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ब्रांडिंग करके जो है ना ठप्पा लगा देगा, ये नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन जो चिंता के विषय है वो ये है, अभी तो 3 मेंबर बेंच का भी अपॉइंटमेंट होगा चीफ जस्टिस के द्वारा, लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा? मेन बात हमारे सामने ये है। पर एक बात तो मैं कहूंगा, अब CJI के पास जाएगा, वो लार्जर बेंच को रिफर करेंगे। पर कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, भारत के संविधान का पालन होना चाहिए। निजता, धर्म की स्वतंत्रता, पहनावे की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, उस दायरे में किसी को किसी राजनीतिक दल को रोकने का अधिकार नहीं है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिजाब मामले में कोर्ट का खंडित फैसला आने के बाद कहा कि कर्नाटक सरकार को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक से जुड़े अपने आदेश को वापस लेना चाहिए, ताकि यह पूरा विवाद खत्म हो सके। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और स्कॉलर्स की राय भी जानिए। उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट से हिजाब पर बैन ना लगाने की अपील की।
हम इसका यकीनन वेलकम करते हैं कि लेकिन आगे जहाँ पे ये रेफ़र किया गया है, हम समझते हैं बहुत क्लियरली ये बात सामने आ जाएगी कि हिजाब जो है इस्लाम का पार्ट है, उसकी प्रैक्टिस है और इस्लाम के एक बुनियादी रुकन है। और जो इस उम्मीद के साथ कि जो इस्लाम की प्रैक्टिसेस हैं उसमें लोगों को ये चाहिए कि इसको अदलिया तक ना ले जाया जाए, ताकि इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव की कोई शंकाएं ना हो। तो मैं कुछ भी हो, जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के माननीय आदरणीय जज महोदय जो भी फैसला करेंगे आने वाले दिन के लिए बेंच को दे दिया है, तो मैं तब भी स्वागत करूंगी। और मैं तो यही कहूंगी कि चाहे स्कूल हो, चाहे बच्चों के अभिभावक हों, पेरेंट्स हों, चाहे और लोग हों, बच्चों की पढ़ाई किसी तरह से भी रुकनी नहीं चाहिए। एक पत्थर सड़क पर पड़ा रहता है जो पैर की ठोकर में आता है, एक पत्थर बैंक के लॉकर्स में होता है। वो जो पत्थर बैंक के लॉकर्स में होता है उसकी हिफाजत की जाती है। तो मजहब इस्लाम ने या हर धर्म ने इस्लाम के अलावा भी औरत को जो है वो डायमंड समझा है। खैर, विवादित फैसले के कारण अभी हिजाब बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला ही लागू होगा। सरकार हिजाब पर बैन बरकरार रख सकती है। हाँ, याचिकाकर्ता चाहें तो चीफ जस्टिस के पास जाकर अर्जेंट हियरिंग के लिए पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दो मुख्य बातें सामने आईं। पहला, हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य है या नहीं। दूसरा, कर्नाटक सरकार ने जो पाबंदी लगाई है और उसका आदेश दिया है, उससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं। यानी दोनों धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले हैं। ऐसे मामलों के लिए संविधान में आर्टिकल 145(3) का उपयोग किया जाता रहा है, जो कहता है कि इसकी सुनवाई को 5 या उससे ज्यादा जजों की संवैधानिक पीठ में ट्रांसफर किया जाए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से जो बात निकलकर सामने आई है वो है जस्टिस धूलिया की वो राय, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे फैसले का मुख्य आधार जरूरी धार्मिक अभ्यास का है। मेरी राय में इस मामले को खत्म करने की जरूरत नहीं है। संभवतः कर्नाटक हाईकोर्ट ने गलत रुख अख्तियार किया। यह अपनी पसंद का मामला है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वैसे हिजाब पर बैन लगाने की मांग भारत में वक्त वक्त पर उठती रही है, लेकिन किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि महिलाओं को इससे मुक्ति दिला सके। इसका बीड़ा उठाया कर्नाटक हाई कोर्ट ने। वहीं इस्लामिक राष्ट्र ईरान में इसकी बागडोर खुद महिलाओं ने अपने हाथ में ले ली। देखिए ये रिपोर्ट। हिजाब इख्तियारी यानी एक महिला की हिजाब को चुनने की पसंद। कर्नाटक से लेकर ईरान तक हर तरफ ये नारा सुनाई दे रहा है। ईरान में हजारों महिलाएं उस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं जो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य करता है। वहीं भारत के कर्नाटक प्रांत में कॉलेज छात्राएं हिजाब पहनने के अधिकार की मांग कर रही हैं। ये दोनों ही विचार एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन इनका तर्क एक ही है। एक महिला के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सके कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। उसे अपने जिस्म के साथ क्या करना है, यह अधिकार सिर्फ उसके पास होना चाहिए। लेकिन धर्म के कुछ ठेकेदारों को ये रास नहीं आता, तभी तो वो आवारगी बढ़ने की दुहाई देते हैं। भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया। भारत में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कई महीनों तक सुनवाई के बाद भी हिजाब विवाद पर फैसला नहीं कर पाए और इसे बड़ी पीठ को भेज दिया गया, जो तय करेगा कि कर्नाटक में कॉलेज और स्कूल जाने वाली छात्राएं कैंपस के अंदर हिजाब पहन पाएंगी या नहीं। साथ ही भारत में हिजाब के भविष्य पर भी शायद उससे मोहर लग जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कब और कैसे शुरू हुआ ये पूरा मामला।
31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को कॉलेज में आने से रोक दिया गया। इसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया। इसी दिन मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। 19 जनवरी 2022 कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं, उनके माता पिता और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। 27 जनवरी 2022 मुस्लिम छात्राओं ने सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज के गेट पर भी प्रदर्शन किया। 2 फरवरी 2022 हिंदू छात्र और छात्राएं हिजाब के जवाब में भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आए। 3 फरवरी 2022 कुंडापुर के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को रोका गया। 8 फरवरी 2022 कर्नाटक में कई जगहों पर झड़पें हुई। मांडिया में बुर्का पहनी एक छात्रा से बदसलूकी की गई। 15 मार्च 2022 हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में इसे नहीं पहना जा सकता। इसके बाद से भी मामला शांत नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2022 को हिजाब मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 13 अक्टूबर को एक राय नहीं बनने पर बड़ी बेंच को मामला फैसले का फैसला हुआ। खैर, ये तो रही भारत की बात, जहाँ इसे पहनने वाले ही इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ईरान में तो माहौल अलग है, जहाँ ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन सुर्खियों में है। ईरान में महिलाओं का हिजाब पहनना अनिवार्य है, लेकिन पिछले दिनों देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने यहाँ की महिलाओं को हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया। ईरान में 22 साल की एक लड़की महसा अमीनी की कथित रूप से पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अमीनी को ईरान की धार्मिक पुलिस ने हिजाब के नियमों को तोड़ने को लेकर गिरफ्तार किया। अमीनी की मौत के बाद ईरान के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब तक सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। और तो और विरोध इस कदर बढ़ चुका है कि महिलाएं सोशल मीडिया पर हिजाब जलाकर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। महिलाएं अमीनी की मौत के विरोध में अपने बाल भी काट रही हैं। बढ़ते विरोध को देखते हुए ईरान में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे देखा जाए तो ईरान भी कभी महिलाओं की आजादी का सबसे बड़ा पक्षधर था, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद हिजाब की अनिवार्यता लागू हुई। उस समय के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान में हिजाब पहनने की अनिवार्यता लागू कर दी। इस्लामी क्रांति के बाद कपड़े पहनने को लेकर कानून बनाया गया। 9 साल से ऊपर की लड़कियां और महिलाओं के लिए सिर ढकना अनिवार्य कर दिया गया। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को ढीले कपड़े और स्कार्फ पहनने का आदेश दिया। उल्लंघन पर 50,000 से 5 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 74 कोड़े से लेकर 15 साल तक की जेल का प्रावधान भी रखा गया, जिससे महिलाओं की आजादी पूरी तरह खत्म हो गई। भारत हो या ईरान, हिजाब हो, पर्दा हो या फिर घूंघट, सियासतदानों की संजीवनी का ये जरिया है। भले ही नेता रैलियों और भाषणों में महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, लेकिन बराबरी तो तब मिलेगी जब उन्हें मर्दों की तरह चुनने, फैसला लेने और साथ चलने की आजादी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तमाम धर्म के ठेकेदार और हिजाब के समर्थक कह रहे हैं कि ये धर्म का मामला है, इसमें कोर्ट या सरकार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। We are going to stand with you. जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है।